हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बीकॉम सेकेंड ईयर में हम लोगों ने कई लेक्चर पढ़ा, ठीक है। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे थे स्क्यूनेस। उसी के बीच मैं सोचा आपको एक थ्योरी टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा दूं, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। स्टैटिक्स में जब भी आप देखोगे थ्योरेटिकल पोर्शन में, तो यहां से एक क्वेश्चन, चाहे वो 10 मार्क्स का हो चाहे 20 मार्क्स का, आपसे बार बार पूछा गया है। इसके साथ ही साथ हम लोग सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और ध्यान रखेंगे अपने क्लास 11 के भी इस लेक्चर में। ठीक है, आइए देखते हैं और बात करते हैं स्टैटिकल इंक्वायरी, डेटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, देखो यहां पर बात कर रहा है स्टैटिकल इंक्वायरी इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि स्टैटिकल इंक्वायरी जो है वो क्या, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक प्रोसेस? ध्यान रखोगे, जहां पर चीजें आपकी एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में होती हैं, उसको आप नाम देते हो सिस्टमैटिक प्रोसेस। या चीजें कैसे हो रही हैं आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। ठीक है, जैसे अगर ध्यान रखो, आप चाय बनाते हो, सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हो, पतीला चढ़ा दिए, ठीक है, ऐसे पानी डाले, फिर चाय पत्ती चीनी, फिर एक सीक्वेंस में आप काम करोगे, फिर आपका चाय तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहां पर कह रहा है स्टैटिकल इंक्वायरी क्या सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, डेटा का कलेक्शन करते हो और एनालाइजिंग करते हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डेटा के कलेक्शन के आपके मेथड अलग अलग हैं। जहां पर बात होगी प्राइमरी डेटा कलेक्शन, वहां के मेथड अलग होंगे। जहां पर होगा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, वहां की भी बातें एकदम अलग अलग रहेंगी। ठीक है, देखेंगे तो ये कह रहा है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। एनालाइजिंग डेटा का मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग डेटा का मतलब होता है डेटा को आप एनालिसिस करोगे कि किस तरह का जो डेटा है वो आपको अपने स्टैटिकल इंक्वायरी के पार्ट में रखना है और किस तरह के डेटा को आप अपने इंक्वायरी के पार्ट में नहीं रखना है। फिर अबाउट सम ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक्स। ध्यान रखोगे जब भी आप बात करोगे, क्या बात करोगे, उस केवल एक पर्टिकुलर इंक्वायरी या पर्टिकुलर डेटा की आप बात ना करके यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप पर्टिकुलर डेटा की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर मैं कितना भी मार्क्स पाऊं, क्लास का अकेला बच्चा हूं, डेटा क्या है आपके लिए, यूजलेस है। तो आपके लिए मीनिंगफुल बनाने में क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर ग्रुप का हो जिससे कुछ ना कुछ रिलेशन निकल रहा हो। और ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक, और उसके कुछ ऑब्जेक्ट हो जिसको वो स्टैटिकल टेक्निक्स के माध्यम से यूटिलाइज कर रहा हो। ठीक है, फिर द पर्सन हु कंडक्ट द इंक्वायरी इज कॉल्ड एन इन्वेस्टिगेटर। ऐसा पर्सन जो उस इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है या उसका जितना भी विमोचन उसके हाथ में है, तो ध्यान रखोगे उसको आप क्या नाम दोगे, इन्वेस्टिगेटर, है ना। इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या है, वो उस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहा है, वो उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है जिससे रिलेटेड उसने डेटा का कलेक्शन किया है, और उन डेटा के जो कलेक्शन है उनको कैसे किया है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में। ठीक है, फिर आगे देखें, द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी इज नोन एज इन्यूमिनेटर। अब जो पर्सन उस स्टैटिकल इंक्वायरी को कंडक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर रहा, उसको आप नाम देते हो इन्यूमिनेटर। ध्यान रखिए, जैसे मैं अगर पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाऊं और चेक करूं कि कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 29 से 30 हजार छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखोगे तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा वहां पर इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर अपॉइंटमेंट लेकर रिसर्च कर रहा हूं या इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। और जितने लोगों के ऊपर कर रहा हूं, जो लोग उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं साक्ष्यों के साथ, ध्यान रखोगे वो क्या कहलाएंगे, आपके इन्यूमरेटर्स कहलाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखोगे आप, the process from whom the statistical information is collected are known as respondent। ठीक है, जिसके ऊपर डेटा का हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिसके थ्रू, अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी गया, वहां पर हमको पता लगाना था कि कितने लोगों के आंख में चश्मे लगे हैं, कितने की हाइट 6 फीट से अबव है। तो ध्यान रखो, जिनके ऊपर मैं ऐसा काम कर रहा हूं, जिनके थ्रू उस डेटा का कनेक्शन कर रहा हूं, उनको बोलते हो आप रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो वो बता सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद,
देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी, इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से खींच लें, फिर हम लोग आगे बात करें। देखिए स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी की जब बात करेंगे तो इसको कई स्टेज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहां पर देखोगे पहला है आपका प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी, है ना। यहां पर बात करें प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी, स्टैटिकल इंक्वायरी की प्लानिंग क्या है, ठीक है, क्या प्लान किया है आपने, ठीक है, देखना पड़ेगा। ध्यान रखो पहला क्या है आपका ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी, ठीक है ना। क्या ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है। जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर ध्यान रखोगे आप देखोगे पर्पज क्या है ना। पर्पज आपका कुछ भी हो सकता है ना। पर्पज आपका पर्सनल हो सकता है, पब्लिक पर्पज हो सकता है, या और भी रिसर्च का पर्पज, जो जैसा पर्पज होगा डेटा का कलेक्शन आपका उसके अकॉर्डिंग होएगा। फिर स्कोप ऑफ इंक्वायरी, स्कोप क्या है, क्या लॉन्ग टर्म स्कोप है, शॉर्ट टर्म स्कोप है, मीडियम, जो भी हो जैसा भी होगा आप उसी की तरह क्या करेंगे उसको कलेक्ट करोगे। फिर पॉपुलेशन टू बी स्टडीड, ध्यान रखोगे। अब आप देखो कि जिस पॉपुलेशन की आप स्टडी कर रहे हो क्या पॉपुलेशन लिमिटेड है या पॉपुलेशन अनलिमिटेड, ठीक है ना। जिस तरह की पॉपुलेशन होगी तो ध्यान रखोगे उसी तरह की हमारी प्लानिंग होगी, ठीक है। पॉपुलेशन अगर बड़ी होगी तो प्लानिंग समय लगेगा, टाइम टेकिंग होगी, है ना, ज्यादा अमाउंट खर्च होगा, ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है सोर्सेज ऑफ डेटा, ध्यान रखो यहां पर सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन की बात करोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, नंबर वन प्राइमरी एंड नंबर टू क्या है आपका सेकेंडरी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्राइमरी को आप इंटरनल, सेकेंडरी को आप एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या है, ऐसे डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन या इन्वेस्टिगेशन से इंटरनली कनेक्टेड है उसको आप प्राइमरी डेटा के नाम से ध्यान रखोगे बताओगे। फिर सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया आपका, जो एक्सटर्नल हो गया, बाहरी डेटा को आप इसमें कनेक्ट करोगे। फिर देखोगे टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अच्छा ध्यान रखोगे सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन का एक पूरा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आगे खिसका रहा हूं, ठीक है। बातें अभी हम लोग वहां पर एकदम डिटेल्ड मैनर में करेंगे, ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे देखोगे टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब देखो सेंसेक्स है अलग, आपका सैंपलिंग अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखो सेंसेक्स का मतलब क्या होता है, इसको भी एक चैप्टर है अभी, वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां से कुछ पॉइंट आप उठा के यहां लिख लोगे, है ना। सैंपल का मतलब आपको पता होगा, आपका पेपर सैंपलिंग का एक उदाहरण है। हमारा जो पेपर होता है वो सैंपलिंग का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इस बात को आप ध्यान रखो। जब आप पूरे चैप्टर को, पूरे बुक को पढ़ लेते हो, उसमें से रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाता है, आपका रिजल्ट उसी के बेस पे डिटरमाइन कर दिया जाता है और आपका करियर उसी के बेस पे डिटरमाइन कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। तो सैंपलिंग मींस क्या होता है, कहीं से भी आप रैंडम डेटा उठाओगे और उसी के बेस पे पूरे यूनिवर्स का रिजल्ट डिक्लेयर करोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, डी पॉइंट पर आया जाएगा। डी में क्या कहता है ये, डी में कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी। जो डेटा कलेक्ट किए हो, जो इंक्वायरी आप ऑर्गेनाइज की हो, अब ध्यान रखोगे क्या करना है उसका, उसका एग्जीक्यूशन करना है। व्हाट इज मीन बाय एग्जीक्यूशन, वो प्लान जिसके लिए आपने इंक्वायरी की, है ना, जिसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया, है ना, उन सभी चीजों को आप बताओ, बनाओ, एनालाइज कराओ और उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर आगे बढ़ो, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा पर प्रोसेसिंग होगी, कैसे कि भाई आप चेक करोगे कि जिस पर्पज के लिए आपने डेटा का कलेक्शन किया,
क्या आपने जिस पर्पज के लिए डेटा का कलेक्शन किया है क्या वो पर्पज कंप्लीट हो रहा है? ठीक है ना? फिर जो डेटा है उनको चेक करो, क्या वो इन्वेस्टिगेशन पर खरा उतर रहा है? ठीक है। फिर अब आप चेक करो उसको, क्या उस डेटा को एडिट करने की रिक्वायरमेंट है, बदलने की जरूरत है कि हम उसको ऐसे रॉ फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में लेके चले आए। ठीक है। फिर आगे देखें, कोडेड एंड ट्रांसफर टू कार्ड्स। कोडेड मींस, कोडेड मींस आप उस पर कुछ अलग से कोडिंग डिकोडिंग करना चाहते हो, उसका नाम रखना चाहते हो। एंड ट्रांसफर टू कार्ड, है ना, या उसको आप कहीं और कुछ नाम दूसरा ट्रांसफर करना चाहते हो। फिर टैब्स और कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ठीक है। इसके अलावा भी जो होगा टैब या कंप्यूटर जैसे भी आपको रखना है, ठीक है ना, या प्रोसेस करना है, किसके माध्यम से प्रोसेस करना है, ये सारी बातें ध्यान रखना। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की बात करोगे, आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? आप इसको टेबल के फॉर्मेट में कर सकते हो। टेबल आपकी कई तरह की, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एक्सेट्रा, जैसे भी आप चाहो ऐसे बना सकते हो। फिर ग्राफ्स के माध्यम से, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, बैंड डायग्राम, पाई चार्ट, है ना, देश भर के जितने भी चार्ट है, या और भी कोई आपके पास डायग्राम है जिसके माध्यम से अगर आप उसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है। ध्यान रखोगे, ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसके बाद आप क्या करोगे? डेटा को आप एनालाइज करोगे कि जिस पर्पज के लिए आपने डेटा कलेक्शन किया था क्या वो कंप्लीट हो गया है। फिर इंटरप्रिटेशन, जिन काम के लिए आपने डेटा कलेक्शन किया था वो काम कंप्लीट हो गए एनालाइज करने के बाद, तो आप उसको क्या करोगे? रिलेटेड पार्टी को इंटरप्रिटेट करेंगे, बताएंगे भैया हाँ ये सब चीजें काम के लिए था, ये सब कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? आप इसको चेक करो क्या आपके अकॉर्डिंग है जो चीजें आपके लिए रिलेवेंसी रखनी थी। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, अब उन्हीं डेटा के बेस पर एनालाइज करेंगे और उनकी एक रिपोर्ट तैयार करोगे, है ना। उस रिपोर्ट को जो भी इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होंगे आप उनको प्रोवाइड करेंगे और उसी के बेस पे आप क्या करोगे? एक डिसीजन लेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, उसके बाद क्या करेंगे? आप उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे कहां पर? रिलेटेड पार्टी या जिसको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहां तक की जो हमारी बात थी वो थी किससे रिलेटेड? वो थी आपकी स्टैटिकल इंक्वायरी या स्टेज से, उसके स्टेज से रिलेटेड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेटा पर। सभी लोग एक बार इसको नोट कर ले, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। चलो फिर हेडिंग डाल लो सब लोग, डेटा। डेटा क्या है बताएं? देखो, लिखा जाता है डेटा आर न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन और थिंग। डेटा क्या है आपका? जब आप किसी का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रहे हो और वो जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो? न्यूमेरिकली। ठीक है। किसका? जो भी ऑब्जर्वेशन आप कलेक्ट किए हो अपनी स्टैटिकल इंक्वायरी से रिलेटेड, तो ध्यान रखोगे उसको आप कहोगे डेटा। एग्जाम्पल, लोगों के एज का डेटा हो सकता है, लोगों के हाइट का डेटा हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट के हाइट का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर if the data is written down as collected then it is known as raw data। अगर आपने डेटा को क्या है लिख के रख दिया या कलेक्ट कर लिया है तो आप उसको बोल सकते हो रॉ डेटा, मतलब एकदम ताजा एकदम कच्चा डेटा। ठीक। फिर thus raw data is mass of data that has not been organized numerically। ठीक है। ध्यान रखोगे रॉ डेटा का मतलब क्या है? जब आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके आप रख लेते हो किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, न्यूमेरिकली फॉर्म में, तो ध्यान रखोगे उसको आप बोलोगे रॉ डेटा। ठीक है। व्हेन द रॉ डेटा आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और जब आप इसी डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड डेटा। तो आप उसको बोलते हो डेटा, लेकिन डेटा कैसा हो गया? ऑर्डर्ड हो गया। ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे आप उसको प्रोवाइड कर देते हो तो उसको आप बोलते हो ऑर्डर्ड डेटा। ठीक है। फिर इंटरनल डेटा, दोज डेटा विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखो डेटा को भी इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले बता दिया इसको इंटरनल डेटा में। ठीक है। इंटरनल डेटा ऐसे विच आर ऑब्टेन
इंटरनल रिकॉर्ड। अगर किसी डेटा को आप इंटरनल रिकॉर्ड से गैदर कर रहे हो तो उसको आप इंटरनल डेटा बोलोगे, और ऐसी रिपोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन जो आप इंटरनली कनेक्ट करते हो उससे, तो उसमें इंटरनल डेटा का काम रहेगा। फिर एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? एक्सटर्नल डेटा आर द डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजेज अंडर स्टडी। ठीक है, तो ऐसे डेटा जिनको आप किसी बाहरी एजेंसी या बाहरी माध्यम से कनेक्ट करते हो उसको आप एक्सटर्नल डेटा के नाम से जानते हो। ठीक है, आइए यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा की। ठीक है, तो ध्यान रखो सब लोग फटाफट। सोर्सेज ऑफ डेटा में देयर आर टू सोर्स ऑफ डेटा, नंबर वन प्राइमरी सोर्स एंड नंबर टू सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, देखो प्राइमरी सोर्स क्या होता है? डेटा which are collected by the investigator himself from the individual respondent directly for the purpose of some specific study or information। प्राइमरी डेटा को इसने डिफाइन किया, बताया डेटा विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। भाई डेटा को कौन कलेक्ट करेगा? जो आदमी, जो पर्सन, जो ग्रुप इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आप इन्वेस्टिगेटर। ठीक, फिर कैसे चेक करेगा? या तो खुद से चेक करेगा हिमसेल्फ फ्रॉम द इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट, खुद से जाकर रिस्पोंडेंट के पास से चेक करेगा डायरेक्टली फॉर द पर्पज ऑफ सम स्पेसिफिक स्टडी और इंफॉर्मेशन, जो कि किससे रिलेटेड होगी? किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्टडी से या इंफॉर्मेशन से। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे सेकेंडरी सोर्स, डेटा आर दोज डेटा विच आर नॉट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। ठीक है ना, सेकेंडरी डेटा एक ऐसे डेटा है जिनको आप कहां से कलेक्ट कर रहे हो? किसी प्राइमरी सोर्स या इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट ना करके, वो कहां से? खुद से तो कलेक्ट कर रहा है, बट विच हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ अदर। कहीं और से आप उसको, जैसे कहीं जर्नल से, गूगल से, पेपर के माध्यम से, है ना, डायरीज के माध्यम से, या और भी किसी सोर्सेस के माध्यम से आप उसको चेक करते हो, बट ध्यान रखोगे वो रॉ डेटा नहीं होगा। तो इस तरह का डेटा क्या कहलाता है? सेकेंड हैंड डेटा कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बताए। अब देखो हम लोग थोड़ा सा यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है। तो आइए अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखेंगे ओरिजिनल वर्सेस सेकेंड हैंड। तो जब भी हम लोग बात करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइमरी डेटा क्या होता है, इसी को आप ओरिजिनल डेटा कहते हो। ठीक है ना, और ध्यान रखोगे सेकेंडरी डेटा को आप सेकेंड हैंड डेटा के नाम से जानते हो। ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, है ना। इसको आप क्यों कलेक्ट करते हो? किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आप प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करते हो, है ना। इसको प्राइमरी या अदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, टाइम एंड एफर्ट्स, देखो ये सब ज्यादा लगता है। ठीक है ना, हैवी कॉस्ट कवर होती है भाई, ज्यादा लोग जाएंगे, पर्सनली जाएंगे, खुद के खर्च होंगे, है ना। आप अपना खुद का समय दोगे, फिर अपने एफर्ट्स करेंगे, इन सभी वजह से ध्यान रखोगे इसको आपने नाम दिया प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में ज्यादा समय लगेगा, है ना, ज्यादा अच्छा डेटा होगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, है ना, टाइम टेकिंग होगा, और यहां पर लोअर कॉस्ट, लोअर टाइम, लोअर एफर्ट रहेंगे। ठीक है, इसको आप कॉपीज डेटा कह सकते हो, जिसको आप कहीं किसी सोर्स के माध्यम से कॉपी किए हो। जब बात आएगी एक्यूरेसी की, शुद्धता की, प्रामाणिकता की बात आएगी, तो मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल कौन सा होता है आपका? प्राइमरी। फिर लेस एक्यूरेट एंड लेस रिलायबल कौन होता है आपका? सेकेंडरी। फिर ध्यान रखिए सोर्सेस की आप बात करोगे, इट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, है ना। इसको कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन प्लेस पर जाता है इनोवेटर से और उसके सहयोग से इसको कलेक्ट करता है। बट ध्यान रखोगे ये आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, है ना, गूगल, है ना, कॉपी, डायरी, कहीं से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताए। ठीक है, तो आज की बात जो हमारी है वो यहीं तक है। अपना एक लेक्चर में इससे रिलेटेड और अपलोड करूंगा जहां पर मैं आपसे बात करूंगा मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा का। तो वो क्लास हमारी बिल्कुल सेपरेट और अलग होगी। ठीक है, तो चलिए आज की बात हमारी यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अपने
आगे के क्लास में। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करें। ठीक है।